एवरीवन। आज हम हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग मॉड्यूल के सब मॉड्यूल हाइड्रोलॉजी के लेक्चर नंबर 8 में। और आज हम डिस्कशन करेंगे रन ऑफ पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, आज अपन करने वाले हैं कवर सबसे पहले मल्टीपीक हाइड्रोग्राफ के बारे में। ठीक है, मल्टीपीक हाइड्रोग्राफ, देन अपन बात करेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ्स के बारे में, देन हाउ टू डिराइव दीज यूनिट हाइड्रोग्राफ्स, प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ्स। ठीक है, ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोग्राफ्स है। कंप्यूटेशन ऑफ द वेरियस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ्स, देन बाय एस कर्व, एंड लास्ट अपन करेंगे डिस्कशन लिमिटेशंस ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ्स के बारे में। ठीक है, सबसे अपन बात कर लेते हैं मल्टीपीक हाइड्रोग्राफ्स के बारे में। तो आपको मैंने बताया था कि जो हाइड्रोग्राफ है इन जनरल अपन आइडियलाइज करते हैं किसी भी ईआरएच को कि वो एक कांस्टेंट इंटेंसिटी मेंटेन रखती है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली होता क्या है कि रियल लाइफ सिचुएशन में जो ईआरएच होती है या इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ होती है इस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपन को मल्टीपल पीक्स मिल रहा है। इन पीक्स के रिस्पांस में अपन को मल्टीपल हाइड्रोग्राफ्स में मल्टीपल पीक रेट ऑफ रन ऑफ भी जनरेट होता है। ठीक है, इसके रिस्पांस में तो जो अपन इस टाइप के जो हाइड्रोग्राफ जनरेट होते हैं इसको बोलते हैं अपन मल्टीपीक हाइड्रोग्राफ। ठीक है, और इस टाइप के स्टॉर्म्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्टॉर्म्स। ठीक है, इसी को अपन आइडियलाइज करते हैं कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए, एनालिसिस पर्पस के लिए कि जो रेनफॉल होती है इंटेंसिटी उसकी होती है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए अपन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं सिंगल पीक हाइड्रोग्राफ। तो इनको बोलते हैं अपन सिंगल पीक हाइड्रोग्राफ और ये हमारे पास मल्टी पीक हाइड्रोग्राफ। ठीक है, हालांकि इसका डिटेल डिस्कशन अपन नहीं करेंगे क्योंकि जो स्टॉर्म्स होते हैं उनके नेचर बहुत अनप्रिडिक्टेड होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका एनालिसिस करना फिर उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अपन इसको एनालाइज नहीं करेंगे, इसको जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन के पर्पस से कि मल्टीपीक हाइड्रोग्राफ्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्टॉर्म्स क्या होते हैं इसलिए मैंने ये स्लाइड डाला था। ठीक है, देन अपन बात करेंगे व्हाट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ। अपन ने देखे थे कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ्स को अपन कैसे अलग करते हैं टोटल हाइड्रोग्राफ से, उसका बेस को सेपरेट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर अपने पास एक ईआरएच है जिसका जो डेप्थ ऑफ द रेनफॉल है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, डेप्थ ऑफ द रेनफॉल 1 सेंटीमीटर है फॉर द ड्यूरेशन डी आवर। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि डीआरएच फ्रॉम अ ईआरएच which have the total depth of the rainfall of 1 centimeter for the duration d hour with an intensity of the rainfall 1 by d centimeter per hour with a condition that the intensity should be uniform over the catchment area and the intensity is uniform over the rainfall duration। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके, तो ये डेवलप किए थे शेरमैन ने 1932। तो बेसिकली होते क्या है यूनिट हाइड्रोग्राफ डीआरएच होते हैं इन रिस्पांस ऑफ ईआरएच फॉर द यूनिट डेप्थ ऑफ द रेनफॉल विद दीज टू कंडीशंस। ओके, तो ये दो कंडीशंस अप्लाई अगर करें अगर, और कोई भी ईआरएच आएगा जिसकी यूनिट डेप्थ ऑफ द रेनफॉल हो, यूनिट डेप्थ अपन यूजुअली 1 सेंटीमीटर लेते हैं इंडिया में, हालांकि अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग अलग यूनिट्स में इसको अडॉप्ट करते हैं, बट तो इंडिया में जो है 1 सेंटीमीटर डीप सेंटीमीटर डेप्थ को अपन यूनिट हाइड्रोग्राफ में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जो भी डीआरएच अपन को मिलता है फ्रॉम एन ईआरएच विद 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ द रेनफॉल ऑफ अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। ठीक है, एक ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल, यहाँ पर डी है ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल के लिए, तो जो अपन को डीआरएच मिलता है उसी को अपन बोलते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ, बट with the condition that the intensity is uniform over the catchment area and intensity is uniform over the rainfall duration। इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अपने पास एक छोटा कोई वाटरशेड है, इसमें ये स्ट्रीम है और इसका डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इस साइड है और ये स्ट्रीम का आउटलेट ये है। ठीक है, तो अपन ये बोलते हैं इस कंडीशन को एजम्पशन में कि जो रेनफॉल है यहाँ पर यूनिफॉर्मली हो रही है। इसका मतलब है कि थ्रू आउट द एरिया जो ये रेनफॉल है वो कांस्टेंट है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल कांस्टेंट है, जितनी इंटेंसिटी यहाँ पर होगी उतनी इंटेंसिटी यहाँ होगी। ठीक है, हाउएवर हालांकि क्या होता है कि बहुत बड़े एरिया के लिए इंटेंसिटी है एरियल डिस्ट्रीब्यूशन की कांस्टेंट नहीं होती है। प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया था कि रेनफॉल का पैटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो एरिया के साथ भी चेंज होती है और टेम्पोरली भी चेंज होती है। ठीक है, विद टाइम भी जो है वो चेंज होती है। तो इसमें दोनों कंडीशन है कि इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होना चाहिए पूरे एरिया में। ठीक है, दूसरी क्या है कि जो इंटेंसिटी है ओवर द ड्यूरेशन भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं जो इंटेंसिटी अपन ने ली है ओवर द ड्यूरेशन वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सिंपल जो अपन को इस तरीके की ईआरएच से जो डीआरएच मिलता है उसको अपन बोलते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये नीचे आप देख सकते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है? यूनिट हाइड्रोग्राफ इज द 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ द रेनफॉल फॉलिंग यूनिफॉर्मली ओवर द कैचमेंट एरिया विद अ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी फॉर द ड्यूरेशन डी आवर। द रिजल्टिंग डीआरएच विल बी द यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर द डी आवर। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यूएच फॉर डी आवर। यहाँ डी आवर क्या लेते हैं? जो ड्यूरेशन है वो अपन टाइम बेस वाला ड्यूरेशन नहीं लेते हैं, ये ड्यूरेशन होता है वो होता है ईएलएच का ड्यूरेशन, दैट इज द रेनफॉल ड्यूरेशन। ठीक है,
तो यूनिट हाइड्रोग्राफ्स क्या होते हैं? यूनिट हाइड्रोग्राफ्स आर द DRH from the URH having the density of the rainfall is 1 by d centimeter per hour within duration of the d hours. Total depth of the rainfall is 1 centimeter with a condition that the rainfall falling uniformly over the catchment area with uniform intensity for the duration of the rainfall. ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके, इसमें अपन एक चीज एक देखे थे अपन ने कि टोटल डेप्थ ऑफ द रेनफॉल इस कंडीशन में पास 1 सेंटीमीटर होती है, ड्यूरेशन डी है, तो इंटेंसिटी जो ऑटोमेटिकली 1 बाई डी सेंटीमीटर पर आवर होती है। ठीक है, अपन यूनिट हाइड्रोग्राफ में ये स्टैंडर्ड वैल्यू कंसीडर करते हैं। अच्छा, पर्पस क्या है यूनिट हाइड्रोग्राफ के? सबसे पहला पर्पस है टू एस्टिमेट एंड कंप्यूट द हाइड्रोग्राफ फॉर एनी डिजायर्ड ड्यूरेशन एंड द डेप्थ। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है इसको एज अपन स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो इस स्टैंडर्ड्स को यूज करके ये यूनिट डेप्थ के लिए डिजाइन होता है। ठीक है, तो अपन इसके स्टैंडर्ड्स को यूज करके अपन किसी भी जो भी रेनफॉल है, जो भी गिवन रेनफॉल है, उसकी डेप्थ और उसकी ड्यूरेशन के लिए अपन हाइड्रोग्राफ या डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जनरेट कर सकते हैं। होता क्या है कि फॉर एन एग्जांपल अगर ये कोई अपने पास एक वाटरशेड है या कैचमेंट एरिया है, इसका आउटलेट अपने पास ए पॉइंट पे, ठीक है, तो ए पॉइंट पे अपन ऑब्जर्वेशन लेने हैं रन ऑफ का, ठीक है, इस पे हाइड्रोग्राफ जनरेट कर रहे हैं। बट होता क्या है कि इन प्रैक्टिकल लाइफ ये चैलेंज होता है कि हर बार जो रेनफॉल हो रही है, कोई भी स्टॉर्म आ रहा है, तो उसको क्या है कि हर बार अपन इसके हाइड्रोग्राफ को जनरेट नहीं करते हैं, क्योंकि एक ये बहुत लेंथी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अपन कुछ एक स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं जो कि है यूनिट हाइड्रोग्राफ। उससे क्या है कि अगर अपन ने यूनिट हाइड्रोग्राफ डेवलप कर लिए, नेक्स्ट टाइम जब भी रेनफॉल होगी तो अपन को अगर उसकी इंटेंसिटी का डाटा पता है, अपन को उसकी ड्यूरेशन का डाटा जो इजीली अपन को रेन गेजेस से रिकॉर्डिंग या नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस से मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ द मास कर्व हाइड्रोग्राफ, तो अपन उस डेटा का यूज करके और यूनिट हाइड्रोग्राफ को यूज करके जो डिजायर्ड डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है वो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड है। दूसरा क्या है, बाय यूजिंग द डिजाइन वैल्यू ऑफ द रेनफॉल फॉर एनी रिटर्न पीरियड वी कैन कैलकुलेट द पीक रेट ऑफ टर्न ऑफ। ओके, तो मैंने आपको रेनफॉल के उसमें भी बताया था कि कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो पीक फ्लो ऑफ रन ऑफ के लिए जनरेट होता है। ठीक है, अच्छा, उस स्ट्रक्चर के लिए एक डेजिग्नेटेड रिटर्न पीरियड होता है जो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर कितना रिस्की है। ठीक, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़े स्ट्रक्चर के लिए रिटर्न पीरियड ज्यादा होगा, इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट मैग्नीट्यूड द रेनफॉल कम होगा। ठीक है, और रिटर्न पीरियड मतलब जो पीरियड ऑफ रीअकरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो अपन को ये पता है, अपन ने ये फाइंड आउट किए थे कि अपने पास डिजाइन वैल्यू ऑफ द रेनफॉल कितनी है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, डिजाइन वैल्यू ऑफ द रेनफॉल कितनी है जो एसोसिएट करती है उसके रिटर्न पीरियड से। ठीक है, तो उस रेनफॉल को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द यूनिट हाइड्रोग्राफ कि उसका डीआरएच कितना होगा। डीआरएच में क्या मिल जाएगा अपन को, पीक रेट ऑफ रन ऑफ। तो कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए अपन को पीक रेट ऑफ रन ऑफ की जरूरत पड़ती है, और उस पीक रेट ऑफ रन ऑफ की जरूरत के लिए जो भी एसोसिएटेड रेनफॉल है, ठीक है, तो उसको अपन कन्वर्ट करने के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी का यूज करते हैं। ओके, ये जो डेटा है अपने पास, जो सेकंड डेटा है, ये प्रिडिक्टेड डेटा, ऑब्जर्व डेटा नहीं है। ठीक है, तो प्रिडिक्टेड डेटा है, तो प्रिडिक्टेड डेटा को अपन को कन्वर्ट करने के लिए इस अप्रोच का यूज करते हैं। तो अपन अब देखेंगे, नेक्स्ट अपन देखेंगे हाउ टू डिराइव दीज यूनिट हाइड्रोग्राफ्स। ओके, अपन को ये पता है यूनिट हाइड्रोग्राफ में सबसे पहले स्टेप्स होती है, सबसे पहले सिलेक्ट द ड्यूरेशन। एक्चुअली ड्यूरेशन का सिलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ में जो डेप्थ है वो है अपने पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपन को पता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है डेप्थ अपॉन टाइम। अब डेप्थ अपन कांस्टेंट है 1 सेंटीमीटर लिया है, तो अपन को टाइम इस तरीके से कंसीडर, क्योंकि अपन ने ज्यादा टाइम कंसीडर कर लिया तो इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। और अगर इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर अपन ने कम टाइम कंसीडर किए हैं तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो अपन क्या है कि वहां पर जितने भी पहले, इससे पहले हिस्टोरिकली जो भी स्टॉर्म्स आए हैं उनके नेचर को, उनको थोड़ा एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके अपन एक ऐसा ड्यूरेशन देखते हैं कि फ्रिक्वेंटली उस तरीके के स्टॉर्म्स वहां पर आते हैं। ठीक है, तभी तो अपन आगे जाके नेक्स्ट टाइम पर जब उस टाइप की स्टॉर्म आएंगे तो अपन उसकी डीआरएच अपन कंप्यूट कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि इसमें कुछ स्टैंडर्ड सेट है। ठीक है, तो टिपिकली जो है अपन को जो ड्यूरेशन है वो 1/3 टू 1/5 ऑफ द लैग, ठीक है, ये अपन कंसीडर करते हैं, और 1/4 ऑफ द लैग बेस्ट है। टाइम लैग क्या होता है? टाइम लैग इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रेनफॉल। यहाँ सॉरी, यहाँ टीबी नहीं है, टाइम, ये टाइम ऑफ पीक नहीं है, टाइम बेस है। तो टाइम लैग क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रेनफॉल टू द सेंट्रोइड ऑफ द हाइड्रोग्राफ। ये जो डिफरेंस होता है इसको अपन बोलते हैं टाइम लैग। और अपन यूजुअली ड्यूरेशन कितनी लेते हैं? 1/3 से 1/5 ऑफ द लाइफ के बीच में, या 1/4 जो है वो बेस्ट होती है। ठीक है, तो अपन ने एग्जांपल ली कि कोई एक हाइड्रोग्राफ अपन स्टडी की है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोग्राफ्स अपन को जो मिले हैं जो इस टाइप का जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन को, है ना, सिमिलर रिप्रेजेंटेशन है जिनका। ठीक है, तो उनमें अपन सबके अपन टाइम लैग निकाल लेते हैं। मान लीजिए अगर ये 4 आवर है, ठीक है,
तो अपन 1/4 ऑफ द टाइम लाइक मतलब 1 आवर के जो है स्टॉर्म्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है? जो 1 आवर ड्यूरेशन के स्टॉर्म्स है उनको ही कंसीडर करेंगे, ठीक है? ये भी कुछ स्टडीज से अपन ने ऑब्जर्व किए थे कि जिनका एरिया 12,000 स्क्वायर किलोमीटर होता है, तो उसमें अपन जो ड्यूरेशन रखते हैं वो रखते हैं 12 आवर्स, ठीक है? ये स्टडी के ऑब्जर्वेशन है। सेकंड स्टेप है कि अपने इसमें कुछ मार्जिन दिए हैं। होता क्या है आपको मैंने बताया था कि रेनफॉल का जो पैटर्न होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जैक्टली उसी ड्यूरेशन के अपन को रेनफॉल या स्टॉर्म्स मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है और नियरली इम्पॉसिबल होता है। इसलिए कुछ मार्जिन इसमें सेट है प्लस माइनस 10%। तो मान लेते हैं कि अगर अपने पास कोई 2 आवर ड्यूरेशन का अपने पास जो है सिलेक्शन हुआ है ड्यूरेशन का जो 1/4 ऑफ द लेग से और तो अपन इसको 2.2 टू 1.8 सेंटीमीटर डेप्थ सॉरी आवर्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल के जो स्टॉर्म्स है उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? तो इस लिमिट में जितने भी आपके पास स्टॉर्म्स आ रहे हैं उसको कंसीडर कर सकते हैं विद द कंडीशन दैट यूनिट डेप्थ शुड बी मेंटेन, ठीक है? तो इसमें भी अपन को कुछ मार्जिन है क्योंकि एग्जैक्टली इस टाइप का कोइंसिडेंस होना कि इस ड्यूरेशन का जो रेनफॉल है वो यूनिट डेप्थ पे मिले ये नियरली इम्पॉसिबल होता है। इसलिए अपने को डेप्थ में भी कुछ अपने पास लिमिटेशन कुछ मार्जिन है कि 1 से 4 सेंटीमीटर डेप्थ के जो रेनफॉल है विद एन ड्यूरेशन ऑफ 0.9 टू 1.1 डी इस टाइप के स्टॉर्म्स को अपन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? अपन मान लेते हैं कि ऐसे अपने पास 4 5 6 कुछ स्टॉर्म्स मिल गए हैं। तो आइडियली क्या होता है थ्योरेटिकली जो है ये सब स्टॉर्म्स लगभग सिमिलर शेप के होते हैं, ठीक है? आइडेंटिकल होते हैं आप चाहे तो। बट प्रैक्टिकली अपन को पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नेचर होने के कारण रेनफॉल के कारण जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है वो भी वेरी करेंगे। ओके, तो आइडियली सब सिमिलर है लेकिन प्रैक्टिकली ये भी काफी डिफरेंस होते हैं इसमें, ठीक है? तो अपने पास 3 से 4 स्टॉर्म्स हैं। उसके बाद स्टॉर्म्स आने के बाद में हम अपन उसका हाइड्रोग्राफ्स बना लेते हैं। हाइड्रोग्राफ्स के बाद में बेस सेपरेट कर देते हैं और उनकी डीआरएच जनरेट कर देते हैं, ठीक है? डीआरएच जनरेट करने के बाद में उन हाइड्रोग्राफ्स के अपन एक तो पीक का एवरेज ले लेते हैं और दूसरा अपन लेते थे उसके टाइम बेस का एवरेज, ठीक है? तो अपने पास 3 पॉइंट आ जाएंगे। मान लीजिए कि अपन को कोई हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करना है तो अपने पास ये 2 पॉइंट आ गए टाइम बेस के और अपने पास पीक का पॉइंट आ गया, ठीक है? तो अपन को इसको स्मूथली इस तरीके से ज्वाइन करना है कि ये हाइड्रोग्राफ के शेप को भी रिफ्लेक्ट करे और साथ ही साथ इसका जो एरिया है वो यूनिट डेप्थ हो, दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इस हाइड्रोग्राफ का जो एरिया है डायरेक्ट ऑफ हाइड्रोग्राफ का एरिया वो अपन को 1 सेंटीमीटर मेंटेन करना है। इस तरीके से इसको थोड़ा ऊपर नीचे या इस तरीके से इसको स्मूथली ज्वाइन करके एक अपन फाइनल टच देते हैं। ये जो डीआरएच अपने पास मिलेगा जो है उसका वो होगा यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा 1 सेंटीमीटर डेप्थ का, ठीक है? तो इसका जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर मेंटेन करने के लिए जितना भी बीच में स्मूथनिंग के टाइम में अपन इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट है अपने पास में तो ये अपने पास यूनिट हाइड्रोग्राफ हमने डिराइव हो गया, ठीक है? अब अपने पास है कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है? ये प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ सिंपली हाइड्रोग्राफ। एक्चुअली हुआ क्या है कि कंप्यूटेशनल पर्पज से आपको मैंने बताया था कि जो रेनफॉल का पैटर्न होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसके रिस्पॉन्स में जो डीआरएच होते हैं वो भी उसमें वाइड वेरिएशंस होते हैं, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है कि किसी भी कैचमेंट में अगर दो टाइप की रेनफॉल होती है अगर वो रेनफॉल सिमिलर है बट उनके डीआरएच जो है वो काफी डिफरेंट होंगे, ठीक है? रेनफॉल पैटर्न सेम है, रेनफॉल इंटेंसिटी सेम है, रेनफॉल ड्यूरेशन सेम है, पर उनके डीआरएच जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है? फॉर एन एग्जांपल सबसे पहला अपना प्रिंसिपल है टाइम इनवेरियंस का। टाइम इनवेरियंस ये बोलता है कि अगर किसी भी ड्यूरेशन कोई भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए या ईआरएच के लिए अपने पास डीआरएच है और सेम ईआरएच का आफ्टर द टाइम डी ड्यूरेशन या अपन बोल देते हैं टी ड्यूरेशन के बाद में 1 आवर 2 आवर या 4 आवर, ठीक है? तो किसी भी ड्यूरेशन के बाद में अगर अपने पास दूसरा स्टॉर्म आ रहा है विद सेम इंटेंसिटी एंड सेम ड्यूरेशन तो उसका जो डीआरएच होगा वो आइडेंटिकल होगा, एग्जैक्ट इसकी 2 कॉपी होगा, ठीक है? हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता है कि अगर पहला स्टॉर्म आया तो कुछ सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज होगा तो सेकंड जो अपने पास डीआरएच जनरेट होगा उस पे पीक जो फ्लो है वो भी ज्यादा होगा और टोटल रन ऑफ वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है बट कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए कंप्यूटेशनल पर्पज से अपन ये कंसीडर करते हैं कि ये जो डीआरएच होंगे वो सेम होंगे तो इसको अपन बोलते हैं टाइम इनवेरिएंस, ठीक है? दूसरा प्रिंसिपल है अपने पास लिनियरिटी। लिनियरिटी क्या कहता है कि अगर अपने पास कोई डीआरएच है वो रिस्पॉन्स है किसी ईआरएच का जिसका है डी ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी आई, ठीक है? अगर अपने पास कोई दूसरा एक स्टॉर्म आ रहा है जिसका ड्यूरेशन सेम है बट इंटेंसिटी यहाँ पर होगी 2 टाइम्स, ठीक है? तो उसका जो डीआरएच होगा और डीआरएच के डीआरओ होंगे, डीआरओ मतलब होता है ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है? तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की जो कि क्यू वैल्यू है ऑर्डिनेट वैल्यू उसको अपन बोलते हैं डीआरओ।
तो जो सेकंड वाला स्टॉर्म है जो ट्वाइस ऑफ द इंटेंसिटी से आया है, उसके जो डीआरओ होंगे जस्ट ट्वाइस होंगे इस स्टॉर्म के। ये अपन को बोलता है लीनियरिटी प्रिंसिपल। अगेन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि जो सेकंड स्टॉर्म आया है वो हो सकता है कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद या मंथ के बाद में आए, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि वो एक तो सॉइल मॉइस्चर पे भी डिपेंड करता है, दूसरा क्या सीजन पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि जो सेकंड स्टॉर्म है ट्वाइस इंटेंसिटी वाला वो ड्राई पीरियड में आया, तो ड्राई पीरियड में आपको पता है कि जो फॉइलेज जो ग्रीनरी है कम होती है, तो इंटरसेप्शन लॉसेस कम होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस जो है वो कम होंगे, तो अल्टीमेटली अपना रन ऑफ बढ़ेगा। तो ये बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट कंप्यूटेशनल पर्पज से अपन ये मानते हैं कि ट्वाइस ऑफ द इंटेंसिटी के साथ में अगर कोई भी रेनफॉल आ रही है, ठीक है, ईआरएच जनरेट हो रहा है फॉर द सेम ड्यूरेशन, तो उसका जो ऑर्डिनेट होंगे डीआरओ जो होंगे वो ट्वाइस होंगे, ठीक है। पर्पस क्या है इस टाइप के प्रिंसिपल को assumptions को कंसीडर करने का? For using the principles, we can compute easily DRH from any given intensity and the duration. ठीक है, तो अपन जो DRH कैलकुलेशन के लिए आप अपन ने बात की थी कि यूनिट हाइड्रोग्राफ हम डेवलप क्यों कर रहे हैं कि कोई भी डिजायर्ड डेप्थ और ड्यूरेशन की कंप्यूटेशन डिजायर्ड डेप्थ और ड्यूरेशन के डीआरएच को कंप्यूट करने के लिए हमने यूएच यूनिट हाइड्रोग्राफ्स को जनरेट किया है, ठीक है। उसको और इजी और सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ये दो प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। तो अपन अब देखेंगे हाउ टू कंप्यूट द डीआरएस फॉर अ गिवन यूएच, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल पहला केस है कि अगर ड्यूरेशन सेम रहे और इंटेंसिटी डिफरेंट रहे, ठीक है। तो पहले अपन को मान लेते हैं कि ये यूनिट हाइड्रोग्राफ्स अपने पास है ऑलरेडी किसी भी वाटर शेड एरिया, ठीक है, उसमें अपन ने इस यूनिट हाइड्रोग्राफ्स को बना के रखे हैं, ठीक है। यूनिट हाइड्रो की स्पेसिफिकेशन क्या है? विद द ड्यू ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी 1/d सेंटीमीटर पर आवर, ये अपन ने देखे थे यूनिट हाइड्रोग्राफ्स में। तो इसका जो ईआरएच है उसके डी ड्यूरेशन है और इंटेंसिटी 1 सेंटीमीटर पर आवर, और इसका जो डीआरएच आ रहा है वो है अपने पास यूनिट हाइड्रोग्राफ। अपन को कोई ऐसा डीआरएच डेवलप करना है जिसकी इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम द यूनिट हाइड्रोग्राफ, बट द ड्यूरेशन सेम है, ठीक है। अगर अपने पास यूनिट हाइड्रोग्राफ 2 आवर ड्यूरेशन का है या 4 आवर ड्यूरेशन का है, तो वो ड्यूरेशन सेम होना चाहिए जो अपने पास जो डिजायर्ड डीआरएच है, ठीक है, डिजायर्ड अपने पास जो वैल्यू है, ठीक है। तो अगर अपने पास ड्यूरेशन सेम है तो उस केस में अपन कैसे कंप्यूट करेंगे? ओके, यहाँ पर अपन यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी का। प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी में आपको बताया था कि अगर कोई एक हाइड्रोग्राफ जनरेट हो रहा है कोई ईआरएच के कारण, इसकी आई इंटेंसिटी है, सेकंड टाइम में अगर ट्वाइस ऑफ आई से अगर कोई इंटेंसिटी आ रही है फॉर द सेम ड्यूरेशन, तो उसके जो डीआरओ है वो ट्वाइस हो जाएंगे, ठीक है। सेम प्रिंसिपल अपन यहाँ यूज करते हैं, तो आई से 2 आई हो गया, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा, आई मल्टीप्लाई बाय द 1/d सेंटीमीटर पर आवर, दैट इज द यूनिट हाइड्रोग्राफ की, ठीक है। तो अपने पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया आई बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने सभी डीआरओ को ट्वाइस से मल्टीप्लाई किए थे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब अपन जो डीआरओ उनको मल्टीप्लाई करेंगे आई बाई डी से, ठीक है। तो अपने पास मान लेते हैं कि यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसका ये ड्यूरेशन है, ठीक है, ड्यूरेशन सॉरी टाइम वैल्यू है। देन उसके जो कोऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट्स है वो है 0 u1 u1 u2 u3, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है, ठीक है। अब अपन जो डिजायर्ड डीआरएच उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? पहले के लिए तो 0 होगा, देन मल्टीप्लाई बाय आई बाई डी, मल्टीप्लाई आई बाई डी 1 सभी कोऑर्डिनेट्स को आई बाई डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास ये कोऑर्डिनेट्स का यूज करके अपन जो डिजायर्ड डीआरएच है वो निकाल सकते हैं विद एन इंटेंसिटी आई एंड ड्यूरेशन डी, ठीक है। तो ड्यूरेशन अपन ने चेंज नहीं की, यहाँ भी जो ड्यूरेशन है हीट हाइड्रोग्राफ की वो डी थी, यहाँ भी डी है, बट इंटेंसिटी चेंज हो गई, ठीक है। तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी अपन डेवलप कर सकते हैं डीआरएच को। ओके, सेकंड केस है कि अपने पास इंटेंसिटी सेम रहे बट ड्यूरेशन डिफरेंट रहे, ठीक है। तो अपने पास गिवन है कि एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है जिसकी ड्यूरेशन है डी, ठीक है। यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि ड्यूरेशन डी है, वेर एन इंटेंसिटी ऑफ द 1/d सेंटीमीटर पर आवर, 1/d सेंटीमीटर पर आवर की इसकी इंटेंसिटी है, ठीक है। और अपन को एक डीआरएच ऐसा निकालना है जिसकी जो इंटेंसिटी होगी वो 1/d सेंटीमीटर पर आवर सेम, बट ड्यूरेशन जो होगी वो एन डी होगी, ठीक है। एन डी एन कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, तो जो एन है वो मल्टीपल ऑफ डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, एन जो है वो मल्टीपल ऑफ डी होगा, ठीक है। मतलब जो एन है वो इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर अपने पास फॉर एन एग्जांपल की अगर अपने पास यूनिट हाइड्रोग्राफ है 2 आवर का, तो अपने पास यहाँ पर अगर ड्यूरेशन है 4 आवर 6 आवर 8 आवर, तो इस टाइप की अगर अपन को ड्यूरेशन का कोई डीआरएस निकालना है तो अपन ये अप्रोच यूज करेंगे। इसमें होता क्या है कि अपन इसमें यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टाइम इनवेरियंस का, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर अपने पास ये एक हाइड्रोग्राफ है, एक यूएच है अपने पास, ठीक है। अपने पास यूएच है डी आर ड्यूरेशन का, ओके। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी की 1/d सेंटीमीटर पर आवर। एक और सेम एक रेनफॉल आई है जो कि सेम ड्यूरेशन की है विद सेम इंटेंसिटी 1/d। प्रिंसिपल ऑफ टाइम इनवेरियंस क्या कहता है कि इस लैग के बाद में, इस शिफ्टिंग के बाद में अगर दूसरा स्टॉर्म आया तो वो भी आइडेंटिकल होगा, ठीक है।
आइडेंटिकल हो गया, तो यहाँ पर शिफ्टिंग कितनी हो रही है, एक डी ड्यूरेशन की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये जो दूसरा रेनफॉल आया है वो डी ड्यूरेशन के बाद में आया है, ठीक है। तो अपन अब नया जो हाइड्रोग्राफ होगा वो इन दोनों का सम होगा, ठीक है, क्योंकि अपन को चाहिए डीआरएच, जो डिजायर्ड डीआरएच है वो सिंगल डीआरएच है, तो जो डीआरएच होगा अपने पास इन दो हाइड्रोग्राफ्स के सम होगा। सम किसका होगा, ऑर्डिनेट्स का। तो इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये सेकंड केस है, ये टाइम इनवेरियंस प्रिंसिपल है। इसमें अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यूज कर सकते हैं। किस लिए यूज करते हैं कि अपने पास अगर मल्टीपल ड्यूरेशंस की अगर रेनफॉल है, तो उसको अगर अपन को सिंगल हाइड्रोग्राफ्स हैं और अगर अपन को सिंगल डीआरएच जनरेट करना है, तो अपन उनके ऑर्डिनेट्स को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले अपने पास सीरियल नंबर हो गया, देन अपने पास हो गया टाइम वैल्यू, जो कि अपने पास जो भी गिवन है यूनिट हाइड्रोग्राफ में, देन यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स हो गया। अब यहाँ पर अपन शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक डी ड्यूरेशन की शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो अपन शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो एक शिफ्ट होने के बाद में अपने एक एक ऑर्डिनेट नीचे नीचे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। देन अपने पास ये आ गया ऑर्डिनेट दूसरे वाले के लिए, ये सेकंड वाले हाइड्रोग्राफ के लिए ऑर्डिनेट आ गए, देन अपन इनको कर देंगे ऐड। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ यूज हुआ है और यहाँ हुआ है टाइम इनवेरियंस, ठीक है। तो दोनों प्रिंसिपल्स का यूज करके इस टाइप के केसेस में अपन डिजायर्ड इंटेंसिटी और डिजायर्ड ड्यूरेशन के लिए डीआरएच को डेवलप कर सकते हैं। थर्ड केस है अपने पास कि जब इंटेंसिटी भी डिफरेंट रहे और ड्यूरेशन भी डिफरेंट रहे, बट कंडीशन क्या है कि ड्यूरेशन शुड बी मल्टीपल ऑफ डी। ये कंडीशन अभी भी रहेगी, ठीक है, कि फॉर एक अगर 1 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है अपने पास, तो 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर उसके मल्टीपल में होना चाहिए, मतलब जो एन है अपने पास वो इंटीजर होना चाहिए, है ना, डेसिमल या फिर वो नहीं होना चाहिए, ओके। तो इसमें क्या अपन दोनों जो प्रिंसिपल है वो एक साथ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास ये आप देख सकते हैं कि ये दो हाइड्रोग्राफ है, ओके, इसको वापस में ड्रॉ कर देता हूँ। अगर अपने पास ये दो हाइड्रोग्राफ है विद शिफ्ट ऑफ डी, ठीक है, तो अपने पास मान लेते हैं कि ये दो 2D ड्यूरेशन का एक अपने पास हाइड्रोग्राफ था डी बाई डी से, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी जो है इस वाले की थी, वो थी अपने पास I1 इंटेंसिटी की, ठीक है, और इस वाले की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, ये है I2 इंटेंसिटी, ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा वैल्यू शो कर रहा है और ये कम वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, फर्स्ट सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले हाइड्रोग्राफ के लिए देखेंगे डीआरएच बनाने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट वाले डीआरएच के लिए क्या करेंगे, ये अपने पास यूनिट हाइड्रोग्राफ्स के ऑर्डिनेट है, तो फर्स्ट वाले के लिए अपन पहले तो करेंगे शिफ्टिंग, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर डी आवर का जो है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। शिफ्ट होने के साथ साथ में जो इंटेंसिटी है इसकी ये भी वेरी कर रही है, इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, I1 बाय डी, I1 मल्टीप्लाई बाय द 1 बाय डी इज इक्वल टू I1 बाय डी। तो अपने पास फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या आ गया, U1 मल्टीप्लाई बाय I1D, ठीक है। फिर अपने पास उसको हर एक ऑर्डिनेट को शिफ्ट करते जा रहे हैं, देन मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और फर्स्ट के लिए जो हो गया वो हो गया I1 बाई डी और सेकंड के लिए हो गया I2 बाई डी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डिनेट के लिए हो गया U2 मल्टीप्लाई बाय I1 बाई डी प्लस U1 मल्टीप्लाई बाय I2 बाई डी। ऐसे अपन जितने ऑर्डिनेट्स है सबके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे U3 I1 बाई डी प्लस U2 I2 बाई डी, ठीक है। तो जो अपने पास डिजायर्ड डीआरएच है इसको ड्रॉ करने पे, जो डिजायर्ड ऑर्डिनेट्स है इसको ड्रॉ करने पे अपन को जो डिजायर्ड डीआरएच है वो अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। ये थर्ड केस है। इसमें लिमिटेशंस क्या है, अपन ने दोनों के लास्ट के दोनों केसेस में देखे थे कि ड्यूरेशन अगर डिफरेंट है, बट ड्यूरेशन डिफरेंट है बट जो एन है अपने पास वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इंटीजर नहीं है तो अपन को दूसरी अप्रोच यूज करना पड़ता है, उस अप्रोच का नाम है एस कर्व, ओके। एस कर्व क्या होता है, एक्चुअली सॉरी ये थोड़ा इस तरीके से होता है। S curve क्या होता है? S curves are the DRH from the ERH with an infinite duration of the rainfall and intensity 1 by d centimeter per hour so that the rainfall depth is unity. ठीक है, S curve की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि S curves are the DRH from the ERH for the duration equal to infinite for the infinite period of time with an intensity of 1 by d centimeter per hour, जो कि अपन यूनिट हाइड्रोग्राफ में भी देखे थे, so that depth of the rainfall should be equal to 1 centimeter, ठीक है। यूनिट डेप्थ ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ में अपन देखें कि जो डेप्थ है 1 सेंटीमीटर मेंटेन होना चाहिए। इससे जो है अपना डीआरएच जनरेट होता है उसको अपन बोलते हैं एस कर्व। ये एस के फॉर्म में होता है इसलिए इसको अपन को एस कर्व बोलते हैं, ठीक है। इसको समेशन कर्व भी बोलते हैं। अब आगे इसका प्रोसीजर देखेंगे अपन कैसे बनाते हैं इसको, ओके। तो सबसे पहले अपने पास गिवन है डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब जिसका ईआरएच डी ड्यूरेशन के लिए और जो डीआरएच है अपन को उसको बोल रहे हैं अपन यूनिट हाइड्रोग्राफ, ओके। तो अपने पास है डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। अपन ऐसे मल्टीपल
एन नंबर ऑफ ये बोला है आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ से उसको डी ड्यूरेशन में शिफ्ट करके जाके उसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हर एक यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो शिफ्टिंग है वो डी डी ड्यूरेशन में हुई है, ठीक है। और सभी यूनिट हाइड्रोग्राफ्स को अपन को अब करना है सुपर इम्पोज, ठीक है। सुपर इम्पोज करना इसका मतलब है सभी यूनिट हाइड्रोग्राफ को अपन को समड अप करना है, ठीक है। तो समड अप करने के बाद में अपन वही तरीका है टाइम इनवेरियंस प्रिंसिपल का कि अपने पास ये ऑर्डिनेट सॉरी ये एब्सिसा वैल्यू हो गई टाइम में, ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ की। देन ये ऑर्डिनेट्स हो गए, ये फर्स्ट शिफ्टिंग होगी, सेकंड शिफ्टिंग होगी। ऐसे अपने पास एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ्स होंगे, उनको अपन समड अप कर लेंगे, ठीक है। इनके ऑर्डिनेट्स को समड अप कर लेंगे तो ये जो डिजायर्ड ऑर्डिनेट आएंगे वो अपन को आएंगे एस कर्व के, ठीक है। ये अपने पास है ये एस कर्व, इस तरीके से अपन को ये कर्व मिल जाएगा, ठीक है, ये ऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने के बाद में। ओके, तो इसको अपन समेशन कर्व भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं अपन समेशन ऑफ ऑल द डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। अच्छा, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें अगर ड्यूरेशन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम है तो मैं ड्यूरेशन की इसकी ड्यूरेशन इनफाइनाइट है तो मैं जो है इसमें ड्यूरेशन की बात क्यों कर रहा है, डी डी आवर ड्यूरेशन क्यों बोल रहा है। होता क्या है कि ये जो एस कर्व है इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे यूनिट हाइड्रोग्राफ में हम अपने बोले थे कि डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, डी मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। वैसे एस कर्व में होता है डी आवर एस कर्व। जो डी आवर एस कर्व होता है, ये जो डी आवर है वो है यूनिट हाइड्रोग्राफ का आवर्स, ठीक है। मतलब यूनिट हाइड्रोग्राफ जो भी जिससे भी जो भी यूनिट हाइड्रोग्राफ है इसमें सभी यूनिट यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो ड्यूरेशन है वो सेम है। तो जो भी ड्यूरेशन अपन ने लिए हैं उस ड्यूरेशन को यहाँ पर अपन प्रीफिक्स में लिखते हैं और उसमें अपन इसको प्रेजेंट करते हैं एस कर्व को, ठीक है। तो डी आवर एस कर्व है, इसका मतलब है ये जो डी आवर है ये यूनिट हाइड्रोग्राफ का डी आवर है, ओके। बट ये जो इसका इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ होते हैं वो इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टडीज से डेवलप किए थे, ऑब्जर्व किए थे कि जो एस कर्व है उनका जो क्यूसी होता है, क्यूबी होता है, वो होता है 2.78 ए मल्टीप्लाई बाय टी आर, ठीक है। तो ए है एरिया ऑफ द वाटर स्टेट इन स्क्वायर किलोमीटर और टी आर है ड्यूरेशन ऑफ द यूएच, ठीक है। जो डी आवर अपन बोल रहे हैं वो ड्यूरेशन है टी आर, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी है, ठीक है। तो इससे अपन क्यूबिक निकाल सकते हैं। पर्पस क्या है एस कर्व का, टू कंप्यूट द डीआरएच फ्रॉम द ईआरएच हैविंग द ड्यूरेशन एन डी वेयर एन इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। फॉर एन एग्जांपल अगर अपने पास 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है और अपन को डीआरएच निकालना है 1/2 आवर का, ठीक है। तो इस ये सुपर पोजिशन मेथड से या टाइम इनवेरियंस प्रिंसिपल से अपन इसको कंप्यूट नहीं कर सकते, तो इसलिए अपन को एस कर्व का यूज करना पड़ेगा, ओके। तो कैसे अपन देखते हैं कैसे निकालते हैं एस कर्व से, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि अपने पास ये एस कर्व गिवन है, डी आवर का एस कर्व है विद इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम एंड 1/d सेंटीमीटर पर आवर की इसकी इंटेंसिटी है, ठीक है। और अपन को कोई डीआरएच निकालना है जिसकी इंटेंसिटी सेम है 1/d सेंटीमीटर पर आवर विद द ड्यूरेशन ऑफ एक्स डी। और एक्स डी यहाँ पर जो है एक्स है जो इंटीजर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी ये एक्स है, ये सॉरी ये टी ड्यूरेशन के लिए निकालना है, टी इक्वल टू है एक्स डी, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये इंटीजर नहीं है तो 0.5 हो सकते हैं, 0.4 हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या है कि दो कर्व जनरेट करने हैं इसमें। सबसे पहले अपन को एस ए जनरेट करना है, मतलब एस कर्व जनरेट करना है बाय यूजिंग डी ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो अपन को एक एस कर्व जनरेट करना है जो अपने पास गिवन है। देन अपन को डी ड्यूरेशन का जो यूनिट हाइड्रोग्राफ्स है उनको समड अप करके अपन को एक एस कर्व जनरेट करना है। देन अपन को सेकंड कर्व जनरेट करना है जो कि इससे लैग करे विद द सेम इंटेंसिटी 1/d और लैग कितना करे जो अपने पास डिजायर्ड ड्यूरेशन है, ठीक है। जो जो कि है टी इक्वल टू एक्स डी अपने लिए थे, तो अपने पास टी जो है वो डिजायर्ड ड्यूरेशन है, तो इसको लैग करते हुए अपन को सेकंड एस कर्व सेम प्रोसीजर से जनरेट करना है, ठीक है। तो ये जनरेट करने के बाद में इन दो एस कर्व्स के जो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे ये अपने कर्व ए है उसके लिए ई आर एच है और सेकंड जो कर्व है अपने पास ये ई आर एच है। तो ये जो ड्यूरेशन है अपने पास डिजायर्ड ड्यूरेशन ये टी ओवर की, ठीक है। तो अपने पास दो टाइप के एस कर्व मिल गए, एक ये एस कर्व है और ये दूसरा वाला एस कर्व इस तरीके से है, ठीक है। तो अपन को अगर फाइंड आउट करना, अच्छा यहाँ पर इंटेंसिटी दोनों की सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसकी इंटेंसिटी 1/d सेंटीमीटर पर आवर है तो इसकी इंटेंसिटी 1/d सेंटीमीटर पर आवर होना चाहिए। So difference between the ordinates of these two S curve will give the direct runoff ordinates for the desired DRH, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इन दोनों का डिफरेंस है ये भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होकर पीक पे पहुंच रहा है, ये देन ये कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस होगा दोनों का, तो अपन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जैसे जीरो में आपके जीरो हो गया, देन यहाँ इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे जैसे 1 आवर 2 आवर में जो भी डिफरेंस होगा और उसको अपन ड्रॉ करेंगे तो वो अपने पास डिजायर्ड डीआरएच जाएगा फॉर एक्स डी आवर्स का, जहाँ पर एक्स अपना मल्टीपल नहीं था, मल्टीपल ऑफ डी नहीं था या फिर इंटीजर नहीं था, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर बात करें कि अपन को गिवन है
अगर अपन को गिवन है कि 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से अपन ने 2 आवर का एस कर्व जनरेट किया, ठीक है? तो और अपन को 1 आवर का जो है वो डीआरएच निकालना है। तो 1 आवर का डीआरएच अपन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 2 आवर के मल्टीप्लिकेशन में देखें तो 0.5 टाइम्स है, तो उसमें अपन प्रिंसिपल ऑफ टाइम इनवेरिएंस या सुपरपोजिशन का अपन यूज नहीं कर सकते। अगर 2 से 4 होता या 6 होता तो अपन उसके मल्टीपल में हो रहा है, तो उसको अपन शिफ्ट करके अपन इजीली कंप्यूट कर सकते थे, बट इस केस में यूज नहीं कर सकते। इस केस में अपन क्या कर रहे हैं कि इसको जो है शिफ्ट कर रहे हैं 1 आवर से, जो कि डिजायर्ड ड्यूरेशन है अपनी, ठीक है? जितना भी डिजायर्ड होगा, अगर यहाँ पर 0.5 होता तो उसको अपन शिफ्ट करते 0.5 से, ठीक है? और जो कि बचा हुआ ड्यूरेशन है अपने पास में, उस ड्यूरेशन पे अपन दूसरा एस कर्व विद द शिफ्टिंग ऑफ दैट ड्यूरेशन अपन दूसरा जनरेट करते और उन दोनों का डिफरेंस लेते, तो अपन इजीली कंप्यूट कर सकते हैं डीआरएच फॉर द 0.5 आवर्स या 1 आवर, ठीक है? ये तरीका है। तो थोड़ा एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अगर डीआरएच फॉर द वेरियस ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन इज इक्वल टू एन डी है, ठीक है? एन अगर यहाँ पर इंटीजर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ डी है, देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ टाइम इनवेरियंस, इन दोनों का यूज करके अपन इजीली डीआरएच निकाल सकते हैं। अगर एन इंटीजर नहीं है, ये 1/2d या 1/3d है लाइक, तो अपन एस कर्व के मेथड का यूज करके दो कर्व को जनरेट करके उनके डिफरेंस लेके, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस लेके अपन डीआरएच के डीआरओ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? अगर वेरियस इंटेंसिटी है तो अपने पास लिनियरिटी के प्रिंसिपल से आपने देखे थे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज करके अपन इजीली आई बाई, जैसे आई इंटेंसिटी के लिए निकालना है तो आई बाई डी सेंटीमीटर पर आवर जैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, उसका यूज करके अपन डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए डीआरएच को कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, कुछ लिमिटेशंस हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ के। ओके, तो पहला है, इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ द यूनिफॉर्म टेम्पोरल एंड एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो आप अपन ने बात की थी कि दो कंडीशंस पे बेस्ड होता है कि द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल शुड बी यूनिफॉर्म over the catchment area or the over the watershed area, and intensity of the rainfall should be constant over the period or the duration of the rainfall, ठीक है? तो ये टेम्पोरल और एरियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो कि नियरली इम्पॉसिबल होता है। और पर्टिकुलरली सेकंड जो लिमिटेशन है, जो एरिया है 25 से 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए, तो 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उस एरिया में ये टेम्पोरल और एरियल डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो अब आगे पढ़ेंगे कि ऐसे केसेस में क्या करते हैं, अपन फ्लड राउटिंग यूज करते हैं। फ्लड राउटिंग क्या होता है, जैसे अपन मान सकते हैं कि बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है जिसमें अपन को यूनिट हाइड्रोग्राफ जनरेट करना है, तो इसमें क्या करेंगे अपन कि अपन को ये पता है कि इसका एरिया जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे इसकी चैनल्स हैं अलग अलग, ठीक है? ये अपन मान लेते हैं कि ये चैनल्स हैं, ठीक है? तो इतने बड़े एरिया में ये दो एजम्पशन अप्लाई नहीं होंगे। अप्लाई नहीं होने के कारण होता कि डायरेक्ट इसको अपन अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें अपन फ्लड राउटिंग यूज करते हैं। इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग एरिया में, ठीक? मान लेते हैं कि इस ड्रेन का जो कंट्रीब्यूटिंग एरिया है, ड्रेनेज एरिया है, वो ये है, ठीक है? तो इसको मल्टीपल एरिया में अपन डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? मल्टीपल एरिया में डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि जितना भी फ्लो इसमें आ रहा है, ठीक है? सबके सेपरेट एरिया के लिए अपन यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी से डीआरएच जनरेट कर लेते हैं। इसके भी यूनिट हाइड्रोग्राफ से थ्योरी से डीआरएच जनरेट कर लेते हैं। सबके लिए अलग-अलग यूनिट हाइड्रोग्राफ्स होंगे, अलग-अलग डीआरएच होंगे। देन डीआरएच आने के बाद में ये फ्लो जो है ये करेक्ट हो रहा है यहाँ पर इस सभी एरिया का। जहाँ भी कलेक्शन पॉइंट है वहां पर इन सबको अपन राउट कर देते हैं। फ्लड राउटिंग है, जो टेक्निक्स होती है उसमें इसका पर्पस ये है कि उसमें फ्लड को राउट करते हैं, ठीक है? फ्लड राउटिंग टेक्निक्स यूज करके अपन डिजायर्ड डीआरएच निकाल सकते हैं फॉर द एरिया ग्रेटर देन द 5000 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, थर्ड अपने पास लिमिटेशन है, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द स्नोफॉल। ओके, दूसरा चौथा है कि प्रेसिपिटेशन इज वेरी नॉन यूनिफॉर्म वो कॉम्प्लेक्स, सो इट इज नॉट प्रोवाइडेड प्रिसाइज वैल्यू। ये मैंने आपको बात किया था कि जो रेनफॉल का पैटर्न है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उस कॉम्प्लेक्स पैटर्न में इस तरह का कंपटीशन करना और इस तरह के एजम्पशन, इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करना नियरली इम्पॉसिबल होता है। इसके लिए जो इसकी वैल्यू है प्रिसाइज नहीं होती, और पर्टिकुलरली 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से ज्यादा होता है तो वहां पर बिल्कुल प्रिसाइज नहीं होती जहां पर फ्लड आउट यूज करते हैं, ठीक है? दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर 8, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रन ऑफ के पार्ट 3 में, जिसमें अपन पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ्स के बारे में, डिफरेंट अलग हाइड्रोग्राफ्स उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू।